बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है हमारे पास 18। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या है। इसमें बिट में पॉइंट्स में इसकी डेफिनेशन लिखी है, आपने अपनी टेक्स्ट बुक से इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। इसमें कुछ पॉइंट्स जैसे कि SMR वो मैंने नहीं लिखे क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाती है। इसको मैं पढ़ूंगा वैसे टेक्स्ट बुक वाली, आपने उसको अच्छे तरीके से देख लेना है। होम्योस्टेसिस को हम डिफाइन किस तरह करते हैं? होम्योस्टेसिस में बी डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि बेटा देखें होम्योस्टेसिस क्या है। होम्योस्टेसिस है कि हमने इसमें क्या करना होता है, मेंटेनेंस करना है। किसको मेंटेन हमने करना है? इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी, यानी कि हमने अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशन को क्या करना है, मेंटेन करना है। उनको लेके आना है किस पॉइंट पे? इक्विलिब्रियम पे। डिस्पाइट चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि बाहर वाले इन्वायरमेंट में चाहे चेंज आए या ना आए, इसके बावजूद, यानी कि कहते हैं कि बाहर वाले टेम्परेचर अगर कम, कोई टेम्परेचर की बात कर लें या हम किसी कंडीशन की, वाटर की, साल्ट की, किसी की भी कंडीशन की हम बात कर लें, तो कहते हैं कि बाहर वाली कंडीशन जौन सी है वो चाहे चेंज हो, बाहर वाला इन्वायरमेंट चेंज हो, जैसे कि सर्दियाँ आ जाती हैं, गर्मियाँ आ जाती हैं, बाहर आता है, तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं इन्वायरमेंट की, ये चेंज होती रहती हैं। ये अगर चेंज हो रही हैं, इसके बावजूद हमने अपनी बॉडी के कोई भी कंडीशन जो सी है उसको चेंज होने नहीं देना, बल्कि उसको हमने क्या करना है, मेंटेन करना है। और उसको मेंटेन करके किस पॉइंट पे लेके आना है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लेके आना है। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं कि बेटा देखें, इसके एग्जांपल है। एग्जांपल पहले बात की ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। हमें पता है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब अगर बेटा देखो कि टेम्परेचर जो सा है वो हाई हो जाता है, यानी कि 37 से क्या हो रहा है, टेम्परेचर अबव जा रहा है। बाहर टेम्परेचर जो सा है, समर है, गर्मियाँ बहुत तेज़ हैं, टेम्परेचर 45 प्लस चला गया, 50 चला गया। अब हमने अपनी बॉडी की जो सी कंडीशन है उसको चेंज होने नहीं देना, बल्कि हमने उसको क्या करना है, जैसे कि हमने इसको डेफिनेशन के अंदर ही पढ़ा है कि हमने बेटा उसको मेंटेन रखना है, उसको तब्दील नहीं होने देना, उसको डिफरेंस नहीं उसमें आने देना। तो अब ये देखें कि हमारे पास जोन सा है 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर है। हमने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को इसी 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही क्या करना है, रखना है। अब अगर टेम्परेचर हाई हो गया है तो हमारी बॉडी क्या करती है, स्वेटिंग करती है। स्वेटिंग यानी कि बेटा हमें पसीना आता है। अब पसीना आएगा, उसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है। अब कूलिंग जब हमें फील होगी, उस वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, नीचे आएगा, यानी कि हमारा बॉडी टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। अगर 45 यानी कि 37 से अबव हो रहा था तो दोबारा से 37 पे आ जाएगा। इसी तरह अगर टेम्परेचर जोन से हमारा क्या हो जाता है, लो है, या बाहर वाली कंडीशन का टेम्परेचर लो है, उस वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, लो हो रहा है। हम क्या करते हैं कि शिवरिंग करते हैं, यानी शिवरिंग एक थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कांपते हैं, हिलाते हैं, मसल्स की मूवमेंट करवाते हैं, जिस वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होगी तो उससे ऑटोमेटिकली हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये था कि हमारी जौन सी बॉडी टेम्परेचर की एग्जाम्पल। उसके साथ साथ बेटा देखो कि दूसरे हमारे पास एग्जांपल है ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब यहाँ पे ये हमारे पास नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितने हैं कि 1 ग्राम पर लीटर, यानी कि अगर ब्लड 1 लीटर है तो उसके अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 1 ग्राम होनी चाहिए। लेकिन ग्लूकोज की क्वांटिटी जो सी है वो ज़्यादा भी होती रहती है, कम भी होती रहती है, लेकिन उसको हमने मेनटेन रखना है। किस तरह बेटा देखो कि ये सारा मेथड जो सा है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। उसमें पेंक्रियाज का फंक्शन है कि पेंक्रियाज किस तरह जो सा है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल लेवल पे लेके आता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसने एक्सप्लेन किया है जिसमें वो कहता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन्स अबाउट 1 ग्राम पर लीटर डिस्पाइट ईटिंग अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो सा है ये एक कम्प्लेक्स फॉर्म है, उसके ग्लूकोज उसकी सिंपल फॉर्म है, यानी कि ये शुगर है ग्लूकोज। इसकी वजह से हमारा जो सा ब्लड शुगर लेवल यानी कि ग्लूकोज लेवल जो सा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाने से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन हमने इसको क्या करना है, रिमेन रखना है कहाँ पे, 1 ग्राम पर लीटर पे। तो इस तरह ये हम क्या करेंगे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को दोबारा से 1 ग्राम पर लीटर के ऊपर आ जाएगा।
उसके बाद बेटा होम्योस्टेसिस की इम्पोर्टेंस है, या हम इसको इसकी नीड भी कह सकते हैं। सबसे पहले है इसमें के बॉडी सेल। अब कहते हैं कि जो से बेटा हमारे बॉडी सेल ने उनके इन्वायरमेंट चाहिए होता है, वो वाला इन्वायरमेंट, यानी कि उसका नीड इंटरनल इन्वायरमेंट जिसमें कंडीशन जो सी हैं वो चेंज ना हो। अगर सेल है तो उसकी कंडीशन चेंज होती रहेंगी तो वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। तो सिंपल उसने कहा है कि बेटा बॉडी सेल नीड्स द इंटरनल इन्वायरमेंट विच कंडीशन डू नॉट चेंज मच, यानी कि बॉडी के सेल जोन से हैं उनको वो वाली कंडीशन चाहिए होती है जिसके अंदर ज़्यादा चेंज ना आए। दूसरी हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस है एंजाइम। अभी ना हमें पता है कि एंजाइम जो सा है खास टेम्परेचर के ऊपर अपना काम जो सा वो अच्छे तरीके से करते हैं। उस टेम्परेचर को हम कहते हैं कि ये हमारा ऑप्टिमम, एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर है। तो कहते हैं कि एंजाइम जो से हैं उनको स्टेबल कंडीशन चाहिए होती है। क्या चाहिए? एक स्टेबल कंडीशन चाहिए होती है ताकि वो अपना काम जो सा है उसको क्या कर सकें, एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म कर सकें, यानी कि अपने काम को वो अच्छे तरीके से क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें। इसी तरह बेटा इसमें आगे नेक्स्ट इसके होम्योस्टेसिस के डिफरेंट प्रोसेस हैं। उस प्रोसेस में हमारे पास सबसे पहले जो सा प्रोसेस है वो है ऑस्मो रेगुलेशन। सिंपल ओस्मो से पीछे भी हमने पढ़ा है, ओस्मोसिस यानी कि क्या है, वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन। ओस्मो रेगुलेशन यानी कि इसमें हमने क्या करना है, मेंटेनेंस करना है। किसको? वाटर एंड साल्ट। कहाँ पे? बॉडी फ्लूइड। यानी कि बेटा ओस्मो रेगुलेशन क्या है? ओस्मो रेगुलेशन को डिफाइन करें, इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन बॉडी फ्लूइड। कि यानी कि बॉडी फ्लूइड के अंदर हमने मेंटेन करना है किसको? वाटर को और साल्ट को। अब बॉडी फ्लूइड जो सा वो क्या है? बॉडी फ्लूइड हमारा ब्लड है और टिश्यू। टिश्यू के दरमियान जो सी टिश्यू सेलुलर स्पेसेस होते हैं वहाँ फ्लूइड मौजूद है। टिश्यू में और ब्लड के अंदर जो सा है फ्लूइड मौजूद है उसको हम कहते हैं बॉडी फ्लूइड। उसके बाद बेटा देखो कि इसका इफ़ेक्ट क्या है, इसको हम इसका इफ़ेक्ट्स भी कह सकते हैं या ऑस्मो रेगुलेशन की हम कहते हैं कि इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं। उसमें अब कहते हैं कि वी नो डैट द रिलेटिव अमाउंट, यानी कि ख़ास अमाउंट जो सी है वाटर की और साल्ट की इन बॉडी फ्लूइड एंड इनसाइड सेल कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस विच इन असेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सेल। कि बेटा देखो कि रिलेटिव अमाउंट जो सा है, ख़ास अमाउंट पानी की और साल्ट की जो सी है वो बॉडी फ्लूइड के अंदर और सेल के अंदर जो सी वो चाहिए होती है वो कंट्रोल करती है प्रोसेस कौन सा वाला, डिफ्यूजन का और है ऑस्मोसिस का। जैसे सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास एक सेल है। अब अगर बेटा देखें कि बाहर सार्स की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, ठीक हो गया, और अंदर इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। अब यहाँ से साल्ट्स निकल के क्या करेंगे, बाहर चले जाएंगे, ठीक हो गया, और बाहर से पानी क्या करेगा, इसके अंदर मूव करेगा। सिंपल हम तो इस तरह कहते हैं कि ये इफ़ेक्ट करेगा उसकी डिफ्यूजन के प्रोसेस को, ओस्मोसिस के प्रोसेस को। हमें पता है कि सेल जोन से वो आइसोटोनिक कंडीशन में रहते हैं। पीछे आपने 9th क्लास में वाटर बैलेंस सिस्टम पढ़ा है, उसमें बेटा हमने पढ़ा था कि एनिमल सेल जोन से वो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में अच्छे तरीके से क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। अब अगर वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन क्या कहते हैं चेंज होगी तो उस वजह से प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस और साथ में डिफ्यूजन का भी क्या होगा, इफ़ेक्ट होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे। तो इसलिए हमें ऑस्मो रेगुलेशन जो सा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है होम्योस्टेसिस में। होम्योस्टेसिस का ये एक मेथड है, एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम अपनी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट की कंडीशंस को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बेटा सेकंड जोन सा है वो है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन यानी कि बेटा क्या है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि इसमें हमने क्या करना होता है कि अपनी जो सी बॉडी है उसके टेम्परेचर को हमने क्या करना है, मेंटेन करना है। अब हमें पता है कि बेटा हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। जैसे पहले मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, थर्मो रेगुलेशन जैसे होम्योस्टेसिस में बताते हैं, आपको बताया था कि किस तरह हम 37 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी एग्जांपल ज़रा एंजाइम की जो सा उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इसका भी आगे इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं हम, या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सिंपल इसमें कहा है
द एंजाइम ऑफ बॉडी वर्क बेस्ट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, कि जो से हमारी बॉडी के एंजाइम्स हैं वो वर्क करते हैं अपना बेस्ट जी हो गया एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब बेटा उसमें कहते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर, अब एंजाइम हमारे जोन से एंजाइम हम अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे अपना काम अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। एनी चेंज इन बॉडी टेम्परेचर में अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। अगर क्या कहते हैं उस टेम्परेचर के अंदर क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है, तो वो क्या करते हैं? एंजाइम के फंक्शन को क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे। जैसे कि आपको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। पर ये देखें कि एंजाइम है, अगर टेम्परेचर लो होता है, हमें पता है कि एंजाइम ज़्यादातर प्रोटीन होते हैं, तो लो टेम्परेचर पे वो क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव। इस तरह हम पार्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें 37 डिग्री सेल्सियस जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो उसमें उनका काम क्या होता है? मैक्सिमम काम करते हैं। तीसरा हमारे पास कंडीशन है जिसके अंदर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, तो उसमें एंजाइम क्या हो जाते हैं? डीनेचर हो जाते हैं, अपनी शक्ल जो सी है उसको लॉस कर देते हैं, स्ट्रक्चर को लॉस कर देते हैं, जिस वजह से हम उसको कहते हैं डीनेचुरेशन। तो ये थर्मोरेगुलेशन था। अब ये थर्मोरेगुलेशन सिंपली क्या है कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को क्या करना है? हमने मेंटेन करना है। अब इसके पास हमारे पास तीसरा मेथड है, और तीसरा मेथड जोन सा है वो है हमारे पास एक्सक्रीशन का। अब एक्सक्रीशन देखें, सिंपली हम कहते हैं एक्सक्रीशन जोन सा है वो क्या है कि एक्सक्रीशन हम कहते हैं इज आल्सो प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। ये भी एक होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है। In this process, the metabolic waste are eliminated from body to maintain the internal condition at equilibrium। जिनके बेटा इसमें एक्सक्रीशन क्या है? हम जो सा मेटाबॉलिक वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट पढ़ते हैं आगे क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट को एलिमिनेट किया जाता है। मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या करते हैं? एलिमिनेट यानी कि खारिज करते हैं फ्रॉम बॉडी टू मेंटेन इंटरनल कंडीशन। मेटाबॉलिक वेस्ट जोन है उसको बॉडी से बाहर खारिज किया जाता है ताकि हम बॉडी की इंटरनल कंडीशन को क्या कर सकें? मेंटेन कर सकें। अब उसी तरह बेटा देखो कि इसमें हम कहते हैं कि आगे बढ़ते हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है। मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं ऐसा मटेरियल, यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट मीन्स एनी मटेरियल, कोई भी मटेरियल जो कि प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म, यानी कि बॉडी मेटाबॉलिज्म के दौरान मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमने पढ़े हैं, उसके एग्जांपल भी एक आगे पढ़ लेते हैं। यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है कि ऐसा मटेरियल जो कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस होता है और वो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है, यानी कि हार्म द बॉडी, जो बॉडी के लिए क्या होगा? ख़तरनाक होगा। जैसे कि हम बेटा देखें, ये एक एग्जांपल है मेटाबॉलिक रिएक्शंस की। 10th चैप्टर नंबर 1 में भी आपने पढ़ा है सेलुलर रेस्पिरेशन, 9th क्लास में पढ़ा है सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें बेटा देखो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में होता क्या है कि CH बॉन्ड जोन सा फूड के अंदर उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। वो बॉन्ड जोन से फूड एनर्जी थी उसको कन्वर्ट किया जाता है ATP में, ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ में वाटर भी प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वेस्ट है, यानी कि अब ये हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन का जोन सा क्या होगा? वेस्ट होगा, और इसी को हम कहेंगे ये क्या है हमारे पास है? मेटाबॉलिक वेस्ट है। अब इसको हमारी बॉडी से क्या करना है? बाहर निकालना। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर ब्लड के अंदर रहेगी तो ये हमारे लिए क्या होगा? खतरा होगा। तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है कि एनी मटीरियल दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड में हार्म द बॉडी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर रहेगी तो ये बॉडी को क्या कर सकेगी? हार्म कर सकेगी। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं कि बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। आगे है यूरिया, ये भी मेटाबॉलिक वेस्ट है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड, अभी देखो इसको थोड़ा सा मैंने आपको बताना चाहा यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड को एनिमल्स में और प्लांट्स में किस तरह बाहर निकाला जाता है। एनिमल्स के अंदर हम जैसे कि हम में कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं लंग्स के ज़रिए। किसके ज़रिए निकालते हैं? लंग्स के। इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन होती है, हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, रेस्पिरेट करते हैं।
तो प्लांट्स में जौन सी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो कहाँ से निकलती है, उसके स्टोमेटा के ज़रिए। ठीक हो गया बेटा, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा एक दफ़ा फिर हम इसको देख लेते हैं जो जो हमने आज इसको पढ़ा है। सबसे पहले हमने इसमें होम्योस्टैसिस क्या है, होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन पढ़ी, उसके एग्जांपल्स हैं, आपने इसको डेफिनेशन को अच्छे तरीके से याद करना है, उसके एग्जांपल, उसके बाद इसका है इम्पोर्टेंस, वो अच्छे तरीके से याद करना है। देन ओस्मोरेगुलेशन, ओस्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास इसके इफेक्ट। देन थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन क्या है, थर्मोरेगुलेशन का फिर आगे इफेक्ट क्या है, और आगे हमारे पास नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है, उसकी डेफिनेशन। उसके बाद एक्सक्रीशन जोन से है, उसके बाद आ जाते हैं मेटाबॉलिक